Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our fourth chapter of class 8 polity, and that is our judiciary. A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need these courts? In India, we have the rule of law. What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. Why does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answers to these questions. So, judiciary, today we are going to start our जुडिशरी चैप्टर दैट इज़ फोर्थ। तो इस जुडिशरी में हम क्या सीखेंगे कि क्या पढ़ना है हमने आगे की जो ये हाँ कोर्ट्स है हमारे कंट्री में ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और ये कैसे काम करते हैं। अब अगर हमारे पास रूल ऑफ लॉ की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोर्ट्स क्यों बनाए गए और ये कैसे जो लॉज अप्लाई होते हैं इक्वली हर किसी पर्सन पे। कुछ ऐसे सर्टन फिक्स्ड प्रोसीजर्स है जो कि फॉलो करने चाहिए जब हमारे जो लॉज होते हैं वो जब वायलेट होती है, तो इनको कौन एनफोर्स करता है या जो ये जुडिशल सिस्टम है ये कितने पे कंसिस्ट है, इसका मैकेनिज्म क्या है, या सिटीज़न कैसे अप्रोच करता है जब हमारे जो लॉज है वो क्या हो जाते हैं वायलेट। तो ये जो जुडिशरी ये एक ऑर्गन होता है हमारे गवर्नमेंट का जैसे कि हमने पहले ही ये पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। तो कौन से ऐसे क्रूशल रूल्स है जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी या हमारी जो जुडिशरी है वो प्ले करती है, और हम इसको जुडिशरी का मतलब क्या है और हम इसको क्यों बोलते हैं कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों कहा जाता है। ठीक, तो कौन से जो ऐसे कनेक्शन है बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट, बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट, मीन्स कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है सुप्रीम कोर्ट में और हमारे जो एरिया में हमारे जो एरिया में जो कोर्ट्स आते हैं, ऐसा क्या कनेक्शन है, ऐसा कौन सा बॉन्ड ये लोग शेयर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। What is the role of the judiciary? Court take decision on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river water between states, or they can punish people for a particular crime. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. So, what is the role of the judiciary? Judiciary का rule क्या है? ठीक, जो कोर्ट है वो डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ इश्यूज़ पे। ठीक, क्योंकि जिस भी एरिया में रहे तो वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एक ही इशू नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल है, लॉट ऑफ पीपल्स के अपने अपने इश्यूज होते हैं। तो जो कोर्ट्स है वो क्या बहुत सारे जो डिसीजंस हैं लार्ज नंबर पे डिसीजंस लेते हैं। ठीक, दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट। जो कोर्ट है वो क्या डिसाइड करता है कि कोई भी जो टीचर है वो बीट नहीं कर सकता है, स्टूडेंट को मार नहीं सकता। और अबाउट या फिर ये फैसला ले सकते हैं कि द शेयरिंग ऑफ अ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, और दे कैन पनिश पीपल फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम्स। जो जुडिशरी है या वो ये बता सकते हैं कि इस स्टेट में जो ये रिवर वाटर शेयरिंग हो रहा है कि ये कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस बात पे इशू होगा, या उस बात पे ये फैसला लेंगे, डिसीजंस लेंगे, या ये ले सकते हैं कि जो भी पीपल है जो वो पर्टिकुलर क्राइम करते हैं, नो मैटर मर्डर है, कोई भी क्राइम है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़े क्राइम पे जो कोर्ट है हमारा वो क्या लेता है, डिसीजंस लेते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग जो वर्क है किसका, जुडिशरी का, ये क्या डिवाइड किया गया है दो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट्स होगी मीन्स लड़ाई। ठीक, जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक प्रोवाइड करता है एक ऐसा मैकेनिज्म जो रिजॉल्व करता है किसको, डिस्प्यूट को। अब किन किन के दरमियान होते हैं जो ये डिस्प्यूट्स होते हैं, रिजॉल्व मीन्स कि उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना, या उन डिस्प्यूट्स को मीन्स कि
जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन जिन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है उनको मीन्स के रिजॉल्व करना, राइट। बिटवीन सिटीजन्स, जो भी सिटीजन्स के बिटवीन होते मीन्स कि एक सिटीजन को एक सिटीजन के साथ क्या हो गई है, डिस्प्यूट हो गई है, तो वो क्या अप्रोच करते हैं, कोर्ट। जो कोर्ट है वो उन पे अच्छा फैसला लेता है और उनके बीच की जो भी डिस्प्यूट है उनको वो ख़त्म करता है। बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, अब यहाँ पर दूसरा डिस्प्यूट है जो सिटीजन और गवर्नमेंट को लेकर, ठीक। जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट के कुछ फैसलों पे राज़ी नहीं है। जो गवर्नमेंट जो है वो जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाते हैं, तो वो जो लॉ है वो उन सिटीजन्स के लिए वो मीन्स कि वो ये मानते हैं कि हम ये जो लॉ है ये ठीक नहीं है हमारे लिए, तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट हो गया। तो फिर क्या करते हैं सिटीज़न, क्या करता है, अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट को और उसी अप्रोच करते हैं जुडिशरी को, और उसी हिसाब से क्या हो जाता है, जो ये डिस्प्यूट होता है वो रिजॉल्व होता है बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो दूसरी लड़ाई क्या होगी, टू स्टेट गवर्नमेंट मीन्स कि एक स्टेट में एक गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, तो आपस में वो क्या होगी, उनकी लड़ाई होगी, डिस्प्यूट होगी किसी बात को लेकर या किसी एग्रीमेंट को लेकर या किसी लॉ को लेकर, उनमें उनके बीच क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो ये भी क्या करते हैं, जुडिशरी को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर भी जुडिशरी का क्या रूल है कि ये इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और किस पे, सेंटर गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है। सेंटर गवर्नमेंट हमारी, और जो सेंटर गवर्नमेंट मीन्स कि जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हमारे पर्टिकुलर एक स्टेट को कंट्रोल करता है। Judicial review. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called a judicial review. जुडिशल रिव्यू क्या होता है, जो जुडिशल रिव्यू होता है इनका जो होता है, इनका फाइनल इंटरप्रेटर होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी होते हैं उसके पास इतना पावर है कि वो हर किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है अगर वो जो भी मीन्स कि जो पार्लियामेंट ने क्या बनाया हो, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हो, और जुडिशरी को लगे कि ये जो लॉ है ये वायलेट कर रहा है, वायलेशन कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये क्या कर सकते हैं, ये स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। Upholding the laws and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. तो ये it's very simple here to understand that every citizen of India, हम इंडिया में रहते हैं तो हम जो citizens हैं इंडिया के, हम अप्रोच कर सकते हैं छोटे से कोर्ट से लेके बड़े कोर्ट तक, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट तक हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट इफ दे बिलीव एट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर हमें लगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट्स है, उनमें से कहीं पर भी छोटी सी भी वायलेशन हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट judiciary? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the पॉलिटिशियन। अब यहाँ पर बोलता है आप एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करें कि आपके इन विच जो पावरफुल पॉलिटिशियन है हैज़ एनक्रोचड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, आपके जो फैमिली की जो ज़मीन है उसने उसको एनक्रोच की विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, इसी जुडिशियल सिस्टम में, ठीक। द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर, जो पॉलिटिशियन है उसके पास पावर है टू अपॉइंट एंड डिसमिस, वो अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है एज जज, उसको अपने उस जज के ऑफिस से, राइट। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, जब हम ये जो केस है ये कोर्ट में ले जाएंगे, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन, और जो ये जज है ये क्लियरली पार्शियल किसके साथ होता है, पॉलिटिशियन के साथ, ठीक। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, जो ये कंट्रोल पॉलिटिशियन ने होल्ड किया है किसके ऊपर, जज के ऊपर, मीन्स कि ओवर द जज, ये अलो नहीं करेगा फॉर द जज को कि वो क्या ले एक इंडिपेंडेंट डिसीजन, मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसको किसने, पॉलिटिशियन ने होल्ड करके रखा है, उसको वो पॉलिटिशियन की कंट्रोल में। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। सो इट्स सिंपली हियर टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या होता है, जो
ये लैक ऑफ इंडिपेंडेंस जो होती है वुड फोर्स, ये इसको जज को फोर्स करेगी कि जो भी जजमेंट्स है वो किसके फेवर में हो, पॉलिटिशियन के। वो आपके फेवर में कैसे हो सकती है जबकि जो पॉलिटिशियन है उसका ये मीन्स कि कंट्रोल होगा, होल्ड होगा किस पे, जज पे। तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट जजमेंट भी नहीं मिलेगी, और जो ये जजमेंट्स है ये किसके फेवर में जाएगी, आपके जो ये पॉलिटिशियंस है, राइट। ऑल्दो वी ऑफन हेयर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो हमने ये बहुत बारी सुना होगा कि जो ये रिच लोग होते हैं, अमीर ज़्यादा जो होते हैं, कि उनके पास इतनी पावरफुल जो ये लोग होते हैं, ये इंडिया के इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। तो ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, जुडिशियल प्रोसेस को। जो लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने प्रोटेक्ट किया है अगेंस्ट जो भी ये दिस काइंड ऑफ सिचुएशन होती है बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी इंडिपेंडेंस जुडिशरी को, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है हमारी जुडिशरी को एज एन इंडिपेंडेंस जुडिशरी। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। तो एक एस्पेक्ट क्या है इस इंडिपेंडेंस का, सेपरेशन ऑफ पावर। दिस एज यू रेड इन चैप्टर फर्स्ट इज अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि ये की फीचर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हाट दिस मीन हियर इज दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। क्यों, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा ही था कि जो ये जो ब्रांचेस है, अदर ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट के ब्रांचेस, जो लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो कोर्ट्स है वो अंडर किसके नहीं होती है, गवर्नमेंट के अंडर वो नहीं होती है, ठीक। और वो उनके एक्ट के हिसाब मीन्स कि उनके अकॉर्डिंगली ये काम नहीं करते हैं। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर appointed with very little interferences from these other branches of government। ठीक है, जो फॉर द एबो सेपरेशन जो हमने पढ़ा, फॉर द एबो सेपरेशन टू वर्क वेल, वो काम करने के लिए ठीक से, इट इज़ क्रूशल दैट जो जितने भी ये जो जज है हाई कोर्ट में है या एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, ये अपॉइंट किए जाते विद वेरी लिटिल मीन्स कि इनमें जो दो ब्रांचेस की थोड़ी सी क्या होती है, इंटरफेरेंस मीन्स की थोड़ी सी क्या होती है उनकी इंटरफेयर की, हमें ऐसे जजेस को क्या करना चाहिए, अपॉइंट। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इज इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। अब एक बारी अगर हमने क्या किया, अपॉइंट किया हमने मीन्स की जजेस को, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हम रिमूव कर सकते हैं एक जज को, राइट। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब क्या है कि ये मीन्स कि दैट अलाउज द कोर्ट, की कोर्ट को ये अलाउ करता है कि ये एक सेंट्रल रोल प्ले करे, ये एंश्योर करे कि कोई भी जो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये अपने पावर को क्या ना करे, मिसयूज ना करे। तो इसको हम जुडिशियल रिव्यू भी क्या कहते हैं, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो जो ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल ये प्ले करते हैं कि इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, हम लोगों की फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है हमारा ये जुडिशरी, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि कोई भी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को अगर उनके फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, वायलेट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? देयर आर 3 different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. There are 3 different levels of the court. हमारे कंट्री में 3 लेवल के क्या है कोर्ट। There are several courts at the lower level. सिर्फ बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जो कि लोअर लेवल पे है, while there is only one at the apex level. तो apex level पे only
The codes that most people interact with are what are called subordinate और district codes. वो कोड जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं most people जो है वो interact करते हैं उसको हम कहते हैं subordinate और district codes हम कहते हैं, right? These are usually at the district और तहसील level. तो इसको हम कहते हैं कि ये जो कोर्स ये district level और तहसील level पे हैं. और in towns and they hear many kinds of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. तो हर किसी जो each state में divide किया गया है divided into districts that are each state is divided into districts that are presided over by a district judge. तो हर किसी स्टेट में डिवाइड किया गया है इंटू मीन्स कि हर कोई जो स्टेट है वो डिवाइड किया गया है इंटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड और बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज जिनको प्रिसाइड किया है और बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज. ईच स्टेट हैज़ अ कोर्ट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाइस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. तो हर किसी स्टेट को क्या है हाई कोर्ट जो कि हाइस्ट कोर्ट होता है हर किसी स्टेट का. एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. जैसे कि हम सबको पता है कि इन सारे कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे जो कि लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इसको किसने प्रिसाइड किया है इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट. The decision made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. जो भी डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट वो हर किसी पे बाइंड करके है इंडिया की कोई जो भी जितने भी कोर्ट्स है इंडिया में वो सारे उसके मीन्स कि उसके जो डिसीजंस को क्या करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे और उसकी डिसीजन को मानेंगे. The structure of the court is from the lower to the highest level is such that it resembles a pyramid. Means कि ये जो structure है court का from lower से लेकर highest level तक ये एक structure को यहाँ पर क्या करते हैं resemble करते हैं वो है कि pyramid. Having read the description above, can you fill यहाँ पर ये जो है accordingly इसको fill करना है. Are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by the higher courts are binding on the lower courts. देखो अब ये क्या बोलते हैं जो भी different levels of courts है क्या ये connected है ये यहाँ पर सवाल कर रहा है क्या ये connected है with each other. तो जवाब में ये बोल रहे yes they are. मीन्स कि ये जो जितने भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. हमारे इंडिया में इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इंडिया में क्या है हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. मीन्स कि इंटीग्रेटेड मीन्स कि एक दूसरे से मिले हुए मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. जो डिसीजन लेगा हायर कोर्ट वो किस पे बाइंड है लोअर कोर्ट्स. मीन्स कि लोअर कोर्ट्स को भी वही मानना है. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. Means कि दूसरा way of understand करने में integration means कि integration means कि एक दूसरे के साथ connected है या नहीं ये करने की is through the appellate system that exists. appellate system हमारे इंडिया में है जिसका मतलब है कि जो पर्सन है एक पर्सन जो है वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट से हायर कोर्ट तक इफ़ दे बिलीव. अब जब उसको ये यकीन हो जाए कि जो हमारा जो जजमेंट है जो कि लोअर कोर्ट ने पास किया है इज़ नॉट जस्ट मीन्स कि वो ठीक नहीं है तो वो हायर कोर्ट भी अपील कर सकता है. तो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस ऑफ स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट लक्ष्मण कुमार एंड अदर 1985 में. अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि अपीलेट सिस्टम होता असल में क्या है. इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल एंड दे लिव्ड इन अ फ्लैट इन Delhi with Lakshman's brother and their families. इन February 1980 में जो लक्ष्मण कुमार है वो शादी करता है 20 साल सुधा गोयल से और वो कहाँ पे रहते हैं एक फ्लैट में रहते थे कहाँ पे दिल्ली में विद लक्ष्मण्स ब्रदर्स एंड देयर फैमिली. वो लक्ष्मण के भाई और उनकी फैमिलीज के साथ, राइट. ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स. तो February 1980 में उनकी शादी होती है और December 1980 में वो
उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू बर्न्स, राइट। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट, जो उसकी फैमिली है उन्होंने फाइल किया एक मीन्स की केस उन्होंने फाइल किया कहाँ पे, कोर्ट में। When this case was heard in the trial court, four of her neighbors were called in as witness. तो जब ये फाइल किया गया कहाँ पे, ट्रायल कोर्ट में, जो उसके नेबर के जो 4 लोग हैं उनको बुलाया गया एज अ विटनेस। दे स्टेटेड दैट वन नाइट ऑफ December 1 they had heard Sudha scream and had forced their way into the Lakshman's flat. तो उसमें से क्या वो जो नेबर्स हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी कि एक मीन्स की 1 दिसंबर की जो रात है तो हमने सुना कि जो सुधा है वो स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू द लक्ष्मण's flat, right? There, they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law, Shakuntala, had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. तो क्या होता है उस सुधा के साथ ये होता है कि जो उसके जो नेबर्स है जब वो कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं कि हमने एक रात दिसंबर की रात में हमने क्या देखा कि हमने क्या सुना कि जो सुधा है वो चिल्ला रही थी, वो अपनी साड़ी में मीन्स की साड़ी उनको पहनी हुई थी और वो खड़ी थी। तो उसके जो मदर इन लॉ है तो उन्होंने वो क्या केरोसिन ऑयल जो है जो वो मिट्टी का तेल होता है वो मीन्स की उन पे सुधा पे डाला और जो उसके हस्बैंड है उन्होंने क्या किया, लिट द फायर मीन्स की आग लगाई। ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर्स ऑफ सुधा's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and they were demanding मोर कैश। तो क्या जो अब ये जो मीन्स की जो ये ट्रायल मेंबर्स थे और ये जो ड्यूरिंग द ट्रायल इसमें क्या हुआ कि जो ये मेंबर्स ऑफ सुधा's फैमिली थे और जो नेबर था उन्होंने स्टेट किया कि जो सुधा थी इसको क्या सब्जेक्ट किया जा रहा था, इसको टॉर्चर किया जा रहा था अपने बाय हर इन लॉज और वो डिमांड कर रहे थे मोर कैश। अ स्कूटर एंड अ फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, मीन्स कि वो स्कूटर और फ्रिज मांग रहे थे उसके जो उनके जब जो बच्चा था वो फर्स्टली जब वो पैदा हुआ फर्स्ट बर्थ पे तो वो स्कूटर और फ्रिज की डिमांड कर रहे थे। As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. तो अब अपनी डिफेंस में जो लक्ष्मण और उसकी जो माँ है जो तो उन्होंने क्या कहा कि जो सुधा की जो साड़ी है वो एक्सीडेंटली मीन्स कि उसको अचानक से आग लग जाती है उनकी साड़ी पे जब वो क्या कर रही होती है दूध को गर्म। On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. तो इन सबको इन्होंने जो ये ट्रायल कोर्ट है उन्होंने क्या कन्विक्ट किया कि इन सबको क्या किया जाए, सेंटेंस टू डेथ। इन नवंबर 1983 the 3 accused went to the high court to appeal against this verdict of the trial court. अब ये ट्रायल कोर्ट से निकल के 1983 में नवंबर में ये कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट। ये क्या अपील करते हैं कि द हाई कोर्ट after hearing the arguments of all the lawyers decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. तो जो ये हाई कोर्ट है आफ्टर हेयरिंग मीन्स की हर किसी लॉयर्स की इन्होंने आर्गुमेंट जब सुनी इन्होंने डिसाइड किया दैट जो ये सुधा है जो ये सुधा जो मर गई ड्यू टू एन एक्सटेंडल फायर काज्ड बाय द केरोसिन स्टोव से जो ये एक्सीडेंटल फायर हुई मीन्स कि अचानक से क्या लगी आग। यू मे रिमेंबर द फोटो ये ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th book you read about how in the 1980s women's group across the country spoke out against dowry deaths. हमें अगर याद होगा कि वुमेन्स मूवमेंट जो हमने पढ़ा था 7th क्लास की बुक में कि 1980s में जो वुमेन की जो ग्रुप है वो पूरे हमारे अक्रॉस द कंट्री में कितनी ज़्यादा उन्होंने स्पोक की थी आउट अगेंस्ट डॉवरी डेथ्स पे, ठीक। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो कोर्ट्स है वो मीन्स कि वो
फेल कर जाते हैं यहाँ पर कि वो ऐसे जो केसेस है उन पे वो जस्टिस नहीं दे पाते. द अबो हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड a demonstration and filed a separate appeal against this high court decisions in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो डिसीजन जो हुआ हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में, ये यहाँ पर डिफरेंट हुआ, राइट. 1985 में जो ये जो केस था ये कहाँ पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट. जब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपील तो ये किनको बुलाते हैं, लक्ष्मण और उनकी फैमिली को. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद तो यहाँ पे जो डिसीजन जो भी जो था जो इन्होंने लिया होता है, जिस ये नतीजे पे ये पहुंचे, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मीन्स के हाई कोर्ट से बिल्कुल ही अलग होता है. दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बाय एक्यूटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम. तो इधर क्या देखा, जो लक्ष्मण और जो उनकी जो माँ होती हैं वो क्या होती, गिल्टी होती है, बट एक्यूटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष बिकॉज दे डिड नॉट, उनके उसके खिलाफ ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, ज़्यादा सबूत नहीं थे. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ. तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये ब्रदर इन लॉ है, किसका, लक्ष्मण का जो भाई है, इसको कहाँ भेजा जाए, जेल. What are the different branches of the legal system? तो different branches क्या है legal system के? The above case of the dowry deaths falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. जो भी केस मीन्स की डॉवरी डेथ में फॉल करता है विद इन वट इज कंसिडर अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. तो क्या कंसिडर किया जाता है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ. और ये वायलेशन होती है किसकी, क्रिमिनल लॉ. इन एडिशनल टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद द सिविल लॉ केसेस. इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ के साथ जो लीगल सिस्टम ऑल्सो डील, जो लीगल सिस्टम है वो क्या also deal करता है civil law cases. You read in chapter 4th of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. जैसे कि हम ये पढ़ेंगे 4th चैप्टर में है कि 2006 में कैसे सिविल लॉ पास हुआ था, किसके लिए, वुमेन के लिए, कि उनको किससे बचाया जाए डोमेस्टिक वायलेंस से. तो यहाँ पे ये कुछ डिफ्रेंशिएट दिखा रहा है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में. जो क्रिमिनल लॉ है डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइन्स एज ऑफेंस. फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर, डॉवरी, मर्डर. जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या, कौन से ऐसे एक्ट्स है जो कंडक्ट करता है, जो लॉ है वो डिफाइन करता है, जैसे कि थेफ्ट, चोरी, हैरेस करना वुमेन को, या उनको बोलना कि मीन्स के ओ डॉवरी लॉ, और मर्डर ये आता है किसमें, डॉवरी, ये सॉरी क्रिमिनल लॉ में. सिविल लॉ में क्या आता है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. मीन्स कि एनी कुछ हार्म या इंजरी पहुंचाना ये इंडिविजुअल पे. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग और टू सेल ऑफ लैंड, लैंड की ज़मीन के ऊपर जो लड़ाई है, डिस्प्यूट है. परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर, रेंट के ऊपर मैटर, रेंट मैटर्स होता है, या डाइवोर्स केसेस होती है, ये आता है सिविल ये लॉ में. इट यूजुअली क्रिमिनल लॉ में सेकेंड पॉइंट, इट यूजुअली बिगिंस विद lodging of an first information report FIR with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court. It usually ये कब से स्टार्ट होता है, जब हम लॉन्च करते हैं क्या, फर्स्ट अपनी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR विद द पुलिस, जो फिर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम को, आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट. अब यहाँ पे क्या होता है सिविल लॉ में, ए पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली. तो ये पिटिशन कौन यहाँ पे फाइल करता है, वो जो मीन्स कि अफेक्टेड पार्टी जिस पे अफेक्ट हुआ होगा, इन रेंट मैटर पे हुआ, या इधर लैंडलॉर्ड पे या टेनेंट पे, या कैन फाइल अ केस. तो हम ये इस पे क्या होता है, पिटिशन. सिविल लॉ में पिटिशन क्या करते हैं, फाइल. क्रिमिनल लॉ, इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड. अब अगर यहाँ पे ये गिल्टी हुए, इफ अगर यहाँ पे इनको मीन्स के लगा कि ये जो
मीन्स कि जो भी एक्यूज जो पर्सन है ये क्या है, ये गिल्टी है, तो कैन बी सेंट, इनको जेल भेजा जाता है और इनको फाइन किया जाता है। जैसे कि अभी हमने लक्ष्मण के उसमें केस में देखा कि उनका वहाँ पे कौन सा वो मसला था कि जब उनका फर्स्ट बेबी जो है वो इस दुनिया में आया था, तो उन्होंने डिमांड की थी स्कूटर की और फ्रिज की, और जब वो पूरा नहीं कर पाए तो वो क्या हुआ, उनको वहाँ पे उसको वो कैरोसिन ऑयल जो उसके मदर इन लॉ है वो उसको उसके ऊपर डाल के और उसको और उन्होंने उसको मार दिया था। ठीक, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जब वो देखा, तो उसके बाद तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसके भाई को और मदर इन लॉ और उनके जो हस्बैंड थे उनको कहाँ भेज दिया, जेल में, राइट। तो सिविल लॉ में यहाँ पर क्या होता है, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, द कोर्ट कैन ऑर्डर दैट अ फ्लैट टू बी वैकेटेड और एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। तो इसमें क्या होता है, सिविल लॉ में यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिलीफ यहाँ पर मिल जाती है, जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पर देते हैं कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि या लैंडलॉर्ड को या टेनेंट को कि आप अपना जो भी मसला है वो आपस में भी सुलझा सकते हैं कि अगर पैसों का मामला है, टेनेंट ने पैसे नहीं दिए हैं लैंडलॉर्ड को, तो वो पैसे या किराया वगैरह जो भी पेंडिंग रेंट है वगैरह है तो वो देकर यहाँ पर वो मसला ठीक हो जाता है। Does everyone has access to the courts? In principle, all citizens of India can access the court in this country. अब यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरा कि क्या हर कोई जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, एसेस कर सकता है। अब अगर हम देखें इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं वो एसेस कर सकते हैं हमारी कंट्री में जो कोर्ट ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। में हर किसी सिटीजन का ये राइट है, हक है कि वो जस्टिस कर सके थ्रू द कोर्ट। एज यू रेड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। तो हमने पढ़ लिया पहले ही कि जो कोर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। अब अगर हमारे सिटीजन को ये लगे, हम सिटीजन्स को ये लगे दैट देयर राइट्स, वहाँ पे इनकी जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं या कुछ हुआ उनके साथ, तो वो किसी भी कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं अपनी जस्टिस के लिए। ठीक, वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। तो ये जो कोर्ट्स है ये हर किसी के लिए ये क्या है, अवेलेबल। इन रियलिटी में अगर हम देखें एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन, मीन्स कि कोर्ट्स को ये अप्रोच करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फॉर ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया की, मीन्स कि हमारे इंडिया में वास्ट मेजॉरिटी किसकी है, पुअर लोगों की, गरीब लोगों की। लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेकन अप अ लॉट ऑफ टाइम। जो लीगल प्रोसीजर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे इसमें खर्च होते हैं, किसमें, पेपर वर्क में, और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें खर्च होता है। फॉर ए पुअर पर्सन हु कैनॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, the idea of going to court to get justice often seems remote। तो अब एक पुअर लोग के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब ग्रुप के लिए जो ये कोर्ट है वो अप्रोच करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस पेपर वर्क में उधर काफ़ी टाइम लगता है, जिसके और जो पुअर पर्सन जिसकी जो फैमिली है वो डिपेंड करती है उनकी उसके डेली वेजेस पे, तो द आइडिया ऑफ गोइंग कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। तो वो जो उसका जो दिमाग में आता है ना वो आइडिया कि हम इस जो उसके ऊपर जो भी ये मीन्स की इनजस्टिस हो रही है या उसके फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं, तो वो ये सोचता है कि कोर्ट में जाने तक मेरा जो भी ये सिस्टम है बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, मैं खुद को क्या दूंगा, फैमिली को क्या दूंगा, या उस कोर्ट को क्या दूंगा जो ये क्या कर सके, मेरे जो मसले का हल निकाल सके। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और पिल। इसको जो अब इस सारे रिस्पॉन्स में जो सुप्रीम कोर्ट है और 1980s में क्या किया उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म निकाला जिसको हम बोलते हैं पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टू इंक्रीज एसेस टू जस्टिस। तो इसमें इन्होंने इंक्रीज किया एसेस टू जस्टिस। ठीक, इट इन्वॉल्वड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए पिल इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें इन्होंने अलो किया कि हर कोई जो इंडिविजुअल है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर
सकता है एक टू फाइल अ पिल इन द हाई कोर्ट, वो अपनी पिल जो है वो फाइल कर सकता है कहाँ पे, हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु राइट्स वेयर बीइंग वायलेटेड, उनके खिलाफ जिनके मीन्स की जो ये वायलेट हो रहे हैं या जो उनको वायलेट लॉज को सॉरी जो उनके फंडामेंटल लॉज को क्या कर रहे हैं, violate. The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a pill. ठीक, in the early years, pill was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work condition and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. ठीक हो, तो जो ये इन अर्ली ईयर्स में इन द अर्ली ईयर्स जो पिल्स है वाज यूज टू सिक्योर, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, सिक्योर किया जाता है जस्टिस को ऑन एन लार्ज नंबर ऑफ इशूज, जैसे कि सच एज के रेस्क्यूइंग बॉन्ड लेबर मीन्स के मजदूरों को क्या रेस्क्यू किया जाए, कौन सी इन ह्यूमन वर्क कंडीशन मीन्स कि जिनको लगातार काम पे रखते हैं और उनकी जो भी बहुत जो कंडीशंस होती है वो बहुत खस्ता हाल होती है, और जो वो लेबर्स होते हैं वो 24/7 क्या करते हैं, काम करते हैं, और या एंड स्क्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार में जो इन्होंने रिलीज किए थे प्रिजनर वो हैड बीन केप्ट इन जेल, जो जेल में ही रखे गए थे आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट, उनकी जो पनिशमेंट टर्म थी वो कंप्लीट भी हो गई थी लेकिन स्टिल उनको जेल में रखा गया. डिड यू नो द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज बिकॉज ऑफ पिल. अब आपको पता है जो ये मिड डे मील दी जाती है चिल्ड्रन को आज में मीन्स की जो नाउ जो गवर्नमेंट जो है वो रिसीव करती है, गवर्नमेंट एड जो भी आते हैं स्कूल में, ये पिल की ही वजह से है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. जो ये यहाँ पर फोटोज है for the common person, access to courts is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. They therefore order the state to take certain steps to provide food for all, including the mid-day meal scheme. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, for the common person के लिए access करना court is access to justice, means कि common person अगर एसेस करे कोर्ट वो उसके मीन्स कि उसने क्या एसेस किया, अपनी जस्टिस. द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, एंड जैसे कि हमने देखा कि जो कोर्ट है उन्होंने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है जो आर्टिकल 21 है वो क्या है, ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द, तो उसमें क्या इन्होंने इंक्लूड किया, राइट टू फूड भी. ठीक है, दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल. तो उन्होंने क्या किया, बोला कि आर्टिकल 21 ने क्या स्टेट किया कि ऑर्डर दिया स्टेट को कि यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, मीन्स कि हर किसी को क्या फूड पहुंचना चाहिए, इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम. However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right of shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgment. While recent judgments tend to view the slum dweller as the encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Talis West Mumbai म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ स्लम डेवलपर्स. तो इसमें क्या बोलते हैं कि हावेवर आज में अगर हम देखें जो देयर आर आल्सो जजमेंट दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मीन्स कि जो कोर्ट की जो जजमेंट्स है वो यही यकीन करती है कि जो हमें जो जजमेंट्स है वो किस हिसाब से देनी चाहिए, एक कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से. फॉर एग्जांपल एक्टिविस्ट देखेंगे हु वर्क ऑन इशू कंसर्न द राइट टू शेल्टर है, जो एक्टिविस्ट है वो किस पे काम करते हैं, ऑन इशू कंसर्निंग वो दिखाते द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल, जो कि दैट द रिसेंटली जजमेंट ऑन इफ फॉर क्राई फ्रॉम अर्ली जजमेंट्स से जो
बहुत ही बेहतर है। वाइल रिसेंट जजमेंट्स अगर हम देखें टेंड टू व्यू द स्लम डेवलपर एज एन एनकरेजर इन द हिस्ट्री, जो कि हमें देखने को मिलेगी 1985 ओल्गा टेरेस वेस्ट बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने जो बहुत कोशिश की हैड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ स्लम डेवलपर्स। तो इन्होंने मुझसे जो ये ओल्गा टेलिस वेस्ट मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो ये जजमेंट्स थी 1985 की, इन्होंने क्या ट्राइड किया कि प्रोटेक्ट की किनको स्लम के जो डेवलपर्स हैं उनकी लाइवलीहुड्स। Another issue that affects the common person access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase "justice delayed" is "justice denied" is often used to characterize this extended time period that court take. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India. तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मीन्स कि ये एक कुछ ऑफन कैरेक्टरिस्ट मीन्स कि जो इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल हेयरिंग इज़ नॉट डिनाइंग जो जुडिशरी है वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया है हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में, सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एज वेल एज इन द प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, मीन्स कि सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स कि चेक किस पे पावर जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स है उनको चेक करना, लेजिस्लेटिव के पावर उनको चेक, और एज वेल एज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली एनविजन अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज अ की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। जो मेंबर्स थे किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हैड क्वाइट करेक्टली उन्होंने एनविज किया कि ये जो सिस्टम होना चाहिए कोर्ट का ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ये हर किसी जो चीज़ों से है हर किसी चीज़ों से जो दूर रहना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये हमारा की फीचर है किसका, हमारे डेमोक्रेसी का। सो हियर योर चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।